तो जिस देख लेते हैं इसके, ठीक है ना। तो इसमें यह है कि पहला, इकोनॉमिक्स, it is the study of making rational choices in the presence of scarcity. Studies how people and society use the scarce resource having alternative use. कि लोगों के पास चॉइसेस वो मतलब अनलिमिटेड ही है, उन्हें क्या करना पड़ता है, हर चीज़ में चॉइस करनी पड़ती है। और जो उनके पास रिसोर्सेज है वो क्या है, वो लिमिटेड है। भैया पैसा तो मेरे पास लिमिटेड है और मेरे को जो चॉइसेस है वो अनलिमिटेड है, कैसे करूँ, ये खरीदो ये खरीदो। तो इकोनॉमिक्स उसी की स्टडी है कि भैया हमें कौन सा पैसा कहाँ खर्च करना है। नेक्स्ट वन इज स्कार्सिटी। स्कार्सिटी वही है कि वो सिचुएशन जहाँ सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज क्या है, लेस देन द अवेलेबल डिमांड। डिमांड तो ज़्यादा और सप्लाई जो हो रही है कम हो रही है, ठीक है ना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस, कि भैया हाँ हमें चॉइस करनी पड़ेगी। अगर हमें दो काम करने हैं और दोनों सेम पैसों में होते हैं तो जो ज़्यादा नीडेड होगा हम उस काम को पहले करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दे आर दोज विच आर अंडरटेकन टू अर्न इनकम। वो एक्टिविटीज जिनको करने के बाद तुम्हें पैसे मिलते, ठीक है ना। वो जॉब हो सकती है, वो बिजनेस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर विच आर नॉट रिलेटेड टू अर्निंग इनकम। वो एक्टिविटीज जो अर्निंग नहीं देती, जैसे आपके मम्मी पापा या आप एक दूसरे का मदद भी करते हो, ठीक है ना, उसमें आप अर्निंग नहीं लेते एक दूसरे कि ठीक है मम्मी ने कहा ये काम कर रहे हो, तो दुकान से सामान ला के दे रहे हो, तुम हो भैया लालची तो क्या। मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स, सिंगुलर सेंस में वही बोलता है कलेक्शन ऑफ डेटा। पहले डेटा को कलेक्शन करो, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, फिर उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लगाओ सही ढंग से, डिसेंडिंग या असेंडिंग जो भी ऑर्डर में लगाना। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा इस तरीके से प्रेजेंट हो कि कोई भी पढ़े तो उसे अच्छा लगे देखने में। ये नहीं वो इतना ज़्यादा तुमने हौच पौच करके कोई दिखाई नहीं रहा उसको, वो समझ नहीं पा रहा उसको। एनालिसिस ऑफ डेटा, फिर उस डेटा को एनालाइज करो कि हाँ हमें क्या देखना है, उसमें से क्या चीज़ हमें निकालनी है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, उसमें क्या क्या चीज़ों में बदलाव करना अगर वो नहीं तो तुम इसे इंटरप्रेट करो, जिसे डी कोड भी बोलते, डी कोड करो उस आगे यूज़ करो। प्लूरल सेंस में पहला है कि स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादातर चीज़ें सच्ची लिखी जाती है, फैक्ट्स होते हैं, उसमें झूठ चीज़ लिखना सही बात नहीं है। आपने एक टेबल बनाई जिसमें मान लेते हैं कि किसी कंपनी के बारे में तुमने कोई कंपनी खोली, उसमें तुम्हें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लिखे कि 0 से 10 ये वो एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 10,000 है, 10 से 20 ये वाले एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 20,000 है, 20 से 30 35,000, 30 से 40 50,000 और 50 से 100 यानी 2 ही एम्प्लॉय ऐसे जिनकी सैलरी 1 लाख। स्टैटिस्टिक्स आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय मल्टीपल ऑफ। स्टैटिस्टिक्स जो है अलग अलग चीज़ों से इफेक्ट करती है, ठीक है ना। अगर तुम्हारे डेटा के अंदर ज़रा सी भी कोई एरर हुई तो तुम्हारा पूरा का पूरा डेटा जो है गलत रिजल्ट देगा, गड़बड़ क्रिएट करना शुरू कर देगा तुम्हारे कि भैया हाँ यार इसके अंदर क्या है, एरर हो गई। और एरर किस वजह से हुई है, एरर के बहुत सारे अलग अलग वजह हो सकती है। एरर की पहली वजह ये हो सकती है जब तुम लिख रहे थे उस टाइम पर तुम्हें 15 लिखना था, तुमने 15 की जगह सिर्फ 1 ही लिख के छोड़ दिया, या तुम्हें 20 लिखना था 20 या 20.5 लिखना था, 20.5 ना लिख के तुमने पॉइंट लगाना भूल गए, वो 205 बन गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे एरर्स आ जाते हैं, मल्टीपल कॉजेज है, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, स्टैटिस्टिक्स को नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, अल्फ़ाबेट्स पे नहीं करते क्योंकि अल्फ़ाबेट्स में थोड़ा अजीब लगता है, नंबर्स में पढ़ना आसान होता है। 1000 रुपये के नोट एक जगह बंधा हुआ है, बिल्कुल 1000 रुपये, 1000 रुपये के सिक्के ज़्यादा फैले हुए लगेंगे, तो नंबर्स में जब तुमने एक्सप्रेस करा तो क्या करा, उसको एक जगह पर बाइंड अप कर दिया। नंबर्स क्या करते हैं, बाइंड अप रहता है, पता रहता है तुम इतने नंबर लिखा, ये इतने ही पैसे होंगे। सर मूंगफली और दूध में ज़्यादा फैट होता है? हाँ हो सकता है। सर Statistics are enumerated or estimated according to a reasonable standard of accuracy. हमें बिल्कुल एक्यूरेटली वो डेटा डालना चाहिए जो भी हमारे पास चाहिए। देखो सबसे आसान चीज़ है किसी भी जगह का स्टैटिस्टिक्स बनाने की कि वो सही हो, वो एक्यूरेट हो और उससे डेटा भी सही मिले, कि आप पूरे साल का काम एक साथ ना करके आप डेली बेसिस पे स्टैटिस्टिक्स में डेटा ऐड करें। आपकी खुद की कोई कंपनी आपके अटेंडेंस पूरे साल की अगर एक साथ लेके तो मैम खुद भी भूल जाएगी कौन बच्चा कितनी बार आया कितनी बार नहीं है। आप डेली अटेंडेंस लेते हो तो आपका डेटा जो है ना आराम से मेंटेन होकर जाता है, भाई आज का अटेंडेंस इतनी है, कल की इतनी है, परसों इतनी है, तरसों इतनी है, तो आपने एक जगह पर डेली अटेंडेंस को मेंटेन कर दिया। आप एक साथ करोगे, महीने भर का कर रहे हो, हफ्ते भर का कर रहे हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स को या डेटा को डेली बेसिस पर बनाना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स यार कलेक्टेड सिस्टमेटिकली, सिस्टम से कलेक्ट करते हैं, वो आपके मर्जी है, आप कैसे कलेक्ट करना चाहते हो। आप नंबर्स लिखना चाहते हो, आप रोज लिखना चाहते हो, आप कॉलम लगाना चाहते हो। अब मान लेते हैं तुम्हारे यहाँ मतलब कोई लोग चाहते हैं ग्राफ में दिखाना है, कोई लोग चाहते हैं पाई चार्ट में दिखाना है, कोई लोग चाहते हैं रोज में दिखाना है, रोज मतलब ऐसे, कोई चाहते हैं ऐसे कॉलम में दिखाना है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है ना। आजकल तो पावर BI आ गया, तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, कभी तुम यूज़ करोगे ना उसमें बहुत ज़्यादा डायनेमिकली दिखती है चीज़ें। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे सॉफ्टवेयर भी बढ़ते रहेंगे।
स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, आप पहले से ही प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए कलेक्ट करके रखोगे। यानी जो वेदर रिपोर्ट वाले हैं वो पिछले साल का वेदर रिपोर्ट देख के उसके स्टैटिस्टिक्स को देख के इस बार का अंदाजा लगा लेते कि इतने दिन बारिश होगी। ज़रूरी नहीं है वो होगा, बट माना ऐसा जाता है कि पिछली बार इतने टाइम पर इतनी बारिश हुई, तो इस बार भी ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कितनी होगी। फसल के लिए भी ये अंदाज़ा लगाते हो कि पिछले साल इतने टाइम में इतनी फसल हुई थी, इस बार भी इतने टाइम में इतनी फसल होगी। और डिपेंड करता है अगर मौसम बदल गया तो, है ना, या किसी तरीके का डॉट वगैरह सूखा पड़ गया तो फसल चेंज हो सकती है, डेटा चेंज भी हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन विद ईच अदर, हम स्टैटिस्टिक्स को एक दूसरे के साथ रखते हैं ताकि हम उसे इजीली कंपेयर कर सकें। दो बच्चों के मार्क्स ले लो तुम उसे इजीली कंपेयर कर सकते हो, या दो बैट्समैन के रन्स ले लो तुम इजीली कंपेयर करोगे स्टैटिस्टिक्स कि हाँ भैया इतनी इतनी बार खेला है, इतने 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 रन्स मारे, इतनी बार आउट हुए, इतनी बाउंड्रीज है, इतने 100 है, इतनी 50 है, सेम दूसरे के लिए आप कंपेयर कर लो तो तुम्हें पता चल जाएगा किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। ये बच्चों के लिए, आप बच्चों के लिए डालोगे तो किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, किसी ने फर्स्ट से लेके और 10th तक सबने बीच में कितनी बार कितनी अच्छी बार स्कोर कराया, कितनी बार प्राइज जीता है, या किसकी कितने परसेंटेज अच्छी रही है, या किसका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, वो कंपैरिजन करना तुम्हारे लिए इजी रहता है। फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम बाय यूजिंग वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड लाइक मीडियन, मीन, ग्राफ। आप ग्राफ के थ्रू देख सकते हो किसी भी चीज़ को, ठीक है ना। मीन आप एवरेज तो निकालते ही निकालते हो, एवरेज तो तुम्हारे लिए बेसिक है, एवरेज तो हम हर चीज़ का निकालते हो। आप पूरे दिन में कितना बिजनेस में कितना पैसा कमा रहे हो, आप एवरेज कैसे निकालोगे? अब ये तो देखो कि आपने डेली कितना कमाया डिवाइडेड बाय कितने दिन तक कमाया, ठीक है ना। एक हफ्ते कमाया तो जितना भी आपने कमाया डिवाइडेड बाय 7, तो अब जो भी आपका एवरेज आता है 500, 700, 800 पॉइंट में भी आ सकता है, 800 पॉइंट 3 रुपये या 5 रुपये वो भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि एवरेज मिल जाता है। मीडियन के किन किन दिनों में मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ऐसा मान लेते हैं। बीच में क्या होता है, डोमिनोज ने वो शुरू कर दिया था, क्या कहते हैं, स्कीम शुरू कर दी थी। हाँ, स्कीम शुरू कर दी कि आप 155 रुपये में 4 पिज़्ज़ा मंगा सकते हो। तो वो कुछ ना है नहीं चल रही है। तो अब वो क्या था, 155 रुपये में आप 4 पिज़्ज़ा मंगा सकते हो, उसके साथ आपको कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी। सो उसमें एक बेनिफिट आप ये देखो कि उन्होंने कुछ दिन जो डेज होते हैं ना वो फिक्स कर दिए। उन्होंने सैटरडे संडेज क्यों नहीं रखा इसके लिए, क्योंकि सैटरडे संडेज में ऑलरेडी इतनी भीड़ वैसे ही आ जाती है कि उनका वो पिज़्ज़ा बिक जाएगा। उन्हें ये पता है कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे में इस तरीके की चीज़ें होती है कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे में कम लोग आ रहे हैं। जो कम लोग आ रहे हैं तो क्या करते हैं, उस दिन पर उन्होंने स्कीम रख दी, या वेडनेसडे में किसी चीज़ का प्राइस कम रख दिया ताकि लोग वेडनेसडे में भी जाएँ और वहाँ पर खाएँ। तो हमने क्या करा, मीडियन एक देख लिया कि इन दिन में हमारा सेल या तो ज़्यादा है या कम है, तो उस दिन के लिए हम चेंजेस कर रहे हैं। जहाँ एवरेज है वहाँ तो तुम्हें प्रॉब्लम है ही नहीं, वहाँ तो तुम्हारा चल ही रहा है काम। हेल्प इन प्रेजेंटिंग द फैक्ट डेफिनेट फॉर्म, ये एक डेफिनेट फॉर्म में डाल देते हैं चीज़ों को, आराम से पता चल जाता है कि इन दिनों में इतनी इतनी सेल हुई है, या इतना लॉस हुआ है, या इतना प्रॉफिट हुआ है, या एवरेज हमारा जीरो रहा है, ठीक है ना, कि हम ना कमा रहे हैं, ना प्रॉफिट हो रहा है, ना लॉस हो रहा है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन कंसिडरेटिंग मैस डेटा इनटू फ्यू न्यूमेरिकल मेजर्स। अब बहुत बड़े बड़े डेटा, जैसे मान लेते हैं अभी जब इलेक्शन हुआ था, तो इलेक्शन के टाइम पे कितने कितने लाख लोग वोट जीते, ये इतने लाख से जीता, इतने लाख से जीता, इतने लाख से जीता। तो अब अपने को इसकी दिक्कत नहीं है। अब क्या हो गया, अपने को इसकी दिक्कत नहीं है। हमने ये देख लिया कि जीता कौन है, ये जीता, तो हमने उसका डेटा उठा के रख दिया। एक बंदा इतने लाख लोगों के ऊपर, तो इतने लाख लोगों का डेटा ना लिख के हमने क्या कहा, नंबर्स में, छोटे नंबर्स में एक्सप्रेस कर दिया। इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन फैक्टर्स, ठीक है ना, तो वही जैसे पहले कि कंपैरिजन करना आसान हो जाता है, दो चीज़ों के बीच में रिलेशन करना आसान हो जाता है। हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन द प्लान्स एंड पॉलिसीज, और गवर्नमेंट के लिए भी ईजी हो जाता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ईजी हो जाता है। अब ऐसा मान लेते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके यहाँ पर फ्राइडेज में या सैटरडेज में छुट्टी वगैरह रहती है। फ्राइडेज में क्या होता है, फन फ्राइडे टाइप रहता है, ठीक है ना। तो फन फ्राइडे में क्या होता है कि उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए मंगाना होता है। तो अब मान लो जिन ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कुछ लोग किस दिन आ रहे हैं, किस दिन नहीं आ रहे, तो डेली उनके यहाँ एक ऑफिस में लोग आ रहे हैं 200, तो उन्होंने एक एवरेज बना लिया कि 200 लोग तो डेली आ ही रहे। लेकिन फ्राइडे वाले दिन ये होगा, ज़्यादातर लोगों ने सोचा था सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो वो फ्राइडे में हाफ डे में चले गए। तो क्या उन्हें फ्राइडे में पूरे 200 लोगों के लिए सामान मंगाना चाहिए? नहीं मंगाना चाहिए, कम मंगाएंगे, क्योंकि जितने लोग वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो क्या होता है, प्लान्स एंड पॉलिसीज, यानी तुम आराम से प्लान कर सकते हो चीज़ों का जब तुम्हारे पास डेटा अच्छे से होता है, बिल्कुल सही एक्यूरेट फॉर्म में होता है। हेल्प इन इंटर सेक्टरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन, जैसे कंपेरिजन ऑन डिफरेंट सेक्टर, कि अलग अलग सेक्टर्स में कंपेयर करते हैं। मेट्रो से कितना पैसा आ रहा है, रेलवे से कितना आ रहा है, हॉस्पिटल से कितना आ रहा है, या कितना पैसा इन पर इन्वेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट का, ये सब चीज़ें आप आराम से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत क्या है, स्टैटिस्टिक्स यूजफुल इन इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स वैसे तो सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है, सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है,
अलग अलग जगहों पे अलग अलग फॉर्म में यूज होती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर इकोनॉमिक्स में ज़रूरत, क्योंकि पैसों का लेन देन जो भैया वो लिखत में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वर्बली पैसों का लेन देन नहीं हो सकता, ठीक है ना। कंजम्पशन की कितनी चीज़ कंज्यूम हो रही है, प्रोडक्शन कितना बन रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना आगे बिक रहा है, ठीक है ना। कंजम्पशन डेटा हेल्पफुल इन प्लानिंग द कंज्यूमर बजट। जब तुम कंजम्पशन कर रहे हो, मान लो तुम कोई रॉ मटेरियल ला रहे हो, रॉ मटेरियल लाने के बाद तुम यूज़र का भी तो बजट पॉइंट देखोगे कि इसको कितने बजट में लेना है। अब तुम आईफोन 16 की तरह निकाल दो, 3 लाख रुपए का फ़ोन है, तो 3 लाख रुपए का फ़ोन खरीदने वाले मिडिल क्लास कितने लोग होंगे, बहुत कम। यानी परसेंटाइल इतनी होगी कि आपको नेगेटिव के आसपास दिखेगी कि जीरो है बिल्कुल। कुछ लोगों ने तो अपना पुराना फ़ोन दिया तब जाके नया लिया, तो वो नेगेटिव में भी चली गई। और 15,000 का फ़ोन खरीदने वाले काफ़ी हो सकते हैं, सब तो नहीं हो सकते लेकिन काफ़ी हो सकता है, ठीक है ना। तो वही द डेटा रिगार्डिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन मेकिंग एडजस्टमेंट इन डिमांड एंड सप्लाई। और ये भी पता रहता है भाई कितनी सप्लाई जानी चाहिए, कितनी डिमांड आ रही है, ये डिमांड घट गई तो क्या करना है, डिमांड बढ़ गई तो क्या करना। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान कौन रखता है, स्टैटिस्टिक्स में डेटा उसका ध्यान रखता है। जब तुम स्टैट्स बना लेते हो, टैली मार्क्स बना लो, या तुम जो भी ग्राफ फॉर्म में बना लो, पाई चार्ट फॉर्म में बना लो, या जैसे भी तुम्हें पता पसंद रहता है तुम उस तरीके से बनाओ। स्टैटिस्टिक्स इज यूजफुल इन इकोनॉमिक प्लानिंग। भाई गवर्नमेंट को तो इकोनॉमी प्लान करनी पड़ती है, तो सड़कों पर कितना खर्च होगा, कितना पैसा लगाना है, कितना रॉ मटेरियल लेना है, फिर वो टेंडर्स खोलते हैं, फिर वो टेंडर्स दूसरों के पास जाते हैं, फिर वो टेंडर्स वाले पैसा बताते हैं कि जी हम इतने दिन में ये चीज़ बना के देंगे, इसमें इतना पैसा लगेगा। गवर्नमेंट ने फिर उन्हें कंपेयर करना है, स्टैटिस्टिक्स ही तो है, उन सबको कंपेयर करना कि एक 1 करोड़ बोल रहा है, एक 2 करोड़ बोल रहा है, एक 5 करोड़ बोल रहा है, एक 70 लाख बोल रहा है। उन्होंने कहा 70 लाख वाले 5 साल की गारंटी दे रहा है, 1 करोड़ वाले 5 साल की गारंटी दे रहा है। अब उन्होंने देखा 70 लाख और 1 करोड़ का फर्क क्या है, उसने कहा यार ये 70 लाख में काम हो सकता है नहीं हो सकता। तो पहले गवर्नमेंट उस चीज़ को खुद करके देखती है कि ये अगर मैं ये वाला मटेरियल खरीदूंगा तो क्या 70 लाख रुपए में ही काम हो सकता है। उन्होंने देखा नहीं भाई 70 लाख रुपए में काम नहीं हो सकता, कम से कम इसका बजट जो है वो 90 से 92 लाख रुपये होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा ज़रूर ये 70 लाख रुपये का अगर काम करेंगे तो क्या होगा, रोड जो है ख़राब बनेंगे, या रोड्स में मिलावट की चीज़ें इस्तेमाल होंगी, या रोड कहीं ना कहीं से ख़राब कर देंगे, या माल हल्का लगा देंगे, कोई भी एक चीज़ कर सकते हैं। तो वो टेंडर उसके अकॉर्डिंग देते, पहले खुद भी वो डेटा को मेजर करते कि जो डेटा उन्होंने दिया है वो डेटा एक्चुअली में सही फॉर्म में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्टैटिस्टिक्स इज यूजफुल इन बिजनेस। बिजनेस में तो सबसे ज़्यादा यूजफुल स्टैटिस्टिक्स होती है। कोई भी बंदा कोई भी बिजनेस करेगा तो उससे पहले चाहिए कि मुझे कितना, क्या, कब, कैसे, इन सबको डेटा को मेंटेन करके रखेगा तभी चला पाएगा। छोटी से दुकान पे पनवाड़ी हो या कोई बहुत बड़ा मॉल का मालिक हो या कंपनी चला रहा हो, सबको स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है। तो प्रॉफिट एंड लॉस तभी तो देखेगा, जब भी तो और लोगों को हायर करेगा, जब भी तो अपने बिजनेस को बढ़ाएगा, जब भी तो आगे काम करेगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इज यूजफुल इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। और गवर्नमेंट वगैरह के लिए भी यूजफुल है, जैसे ऊपर बताया ना, प्लान्स वगैरह बनाना, लाडली योजना बनानी है, मिड डे मील बनानी है, तो कितना पैसा मिड डे मील में खर्च होगा, किस तरीके का खाना हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, कितने बच्चों के लिए जाएगा, कितने क्लास तक जाएगा, सब चीज़ उसके अंदर प्लान करके रखें। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्कोप तो ये है कि पहला स्टैटिकल मेथड ये कलेक्शन ऑफ डेटा। तुम पहले डेटा को कलेक्ट करो, ऑर्गेनाइज फॉर्म में लगाओ, प्रेजेंट करो इस तरीके से कि कोई भी पढ़ सके, एनालाइज करो कि सही ढंग से लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है, देन इंटरप्रेट, और उसके बाद उसके कहीं आगे उसको जाके तुम उसको आगे इंटरप्रेट करो और उसको फिर देखो कि भैया तुमने इसे कहाँ यूज़ करना है। अप्लाइड मेथड, डिस्क्रिप्टिव और साइंटिफिक, ये अलग अलग मेथड है जिसमें फॉर्मूलाज लगते हैं। ये वो वाले मेथड है जो स्टैटिकल है, जिसमें तुम फार्मूला नहीं भी लगाओ तुम्हारा काम बन जाएगा। फॉर्मूला इन द सेंस कि तो बहुत ज़्यादा कोई मैथमेटिकल फार्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत है बहुत बड़ा। तुमने क्या करा, 10 दिन की सेल निकालनी है, इतने दिन इतने रुपए आए हैं, डिवाइड करा, आ गया। अब उस डेटा को तुम मेंटेन करके रख रहे हो। मान लो तुम्हारी किसी चीज़ की शॉप है, परचून के मान लेते हैं, ठीक है ना, या जनरल स्टोर्स वगैरह, मेडिकल, कि कौन सी दवाई या कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है। अब डेटा बन रहा है कि 5 रुपये वाले प्रोडक्ट की इतनी रेंज है, 10 वालों की इतनी है, 15 वालों की इतनी है, 20 वालों की इतनी, 50 वालों की इतनी, 100 वालों की इतनी, 1000 वालों की इतनी, कितनी बार बिक रहे हैं, कितने कस्टमर्स खरीद रहे हैं, कि कैसे कस्टमर्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ें तुम बनाओगे तो वो फिर अप्लाइड है। डिस्क्रिप्टिव, हर चीज़ की डिस्क्रिप्शन दे दो कि सर ये वाला प्रोडक्ट, जैसे अमेजन वगैरह, फ्लिपकार्ट है, तो हर चीज़ की डिस्क्रिप्शन रखते हो। अब दिवाली आ रही है, सेल चल रही है, तो वो हर चीज़ मेंटेन करके रखेंगे, हर चीज़ मेंटेन करके चलेंगे। और इस टाइम पर उनके जो वर्किंग आवर्स होंगे वो शायद बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके क्या होगा, ज़्यादातर चीज़ें वो लोग डिस्क्रिप्शन वाली वहाँ पे रखेंगे। वो वहाँ पे चलेगा सेल इज लाइव, या फ्री आवर्स, या ऐसा हो सकता है हैवी डिस्काउंट, जो भी मतलब जो भी चीज़ है। तो क्या करते हैं, वो पुराना माल निकालते हैं सारा। वो ये देखते हैं जो शुरुआत में खरीदेगा बंदा उसको पुराना माल चिपका हो। तो हम क्या करते हैं, दिवाली से पहले खरीदना चाहते तो हमें पुराना माल मिलता था, ठीक है, नया नहीं मिलता।
नया इन द सेंस ये नहीं कि बिल्कुल वो उसी टाइम पे मैन्युफैक्चर बना के, उन्होंने वो 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले खरीद लिया, उसको तुम्हें दे दें, ठीक है ना। और ऐसा कभी कभार ये चीज़ों में हो जाता है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटी मतलब जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। क्वांटिटेटिव डेटा आर डेटा रिप्रेजेंटेड न्यूमेरिकली, जिसे नंबर्स में लिखा जाएगा, इंक्लूडिंग एनीथिंग दैट बी काउंटेड, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। नंबर है तो काउंट करोगे, मेजर कर सकते हो, और गिवन है न्यूमेरिकल वैल्यू, आप उसको खुद भी अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हो। जैसे बहुत सारे डेटा लिखा हुआ, तुमने टोटल मांग लिया, उसे नीचे प्लस करके दे दिया। अब ABCD का कोई टोटल प्लस करके नहीं देगा, अगर इसको कैसे प्लस करूँ, नंबर्स को तो प्लस कर सकता हूँ। मेजर भी कर सकते हो, आराम से नाप सकते हो किसी चीज़ को, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटेटिव डेटा कैन बी रेवेन्यू इन डॉलर, कि भैया हमारा रेवेन्यू कितना है डॉलर्स में बता दो, या तुम इंडिया में हो तो इंडिया में INR में बता दो। वेट इन किलोग्राम, भैया इसका वेट बताओ कितने किलोग्राम है। एज इन मंथ्स और ईयर, कि कितने साल कितने महीने से बच्चा काम कर रहा है, या कितने साल कितने महीने से स्कूल में पढ़ रहा है, या टीचर कितने साल से पढ़ा रहा है, इसको हम कितनी सैलरी दे चुके हैं। वो सारी की सारी चीज़ें किसमें आती है, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा इज ए टाइप ऑफ डेटा दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ क्वालिटी और नॉन ऑफन नॉन न्यूमेरिकल। वो नॉन न्यूमेरिकल चीज़ें भी चल जाती है, ये बंदा 20 साल से हमारे काम कर रहा है, इसकी क्वालिटी यानी इसका काम करने का तरीका है, ठीक है ना, इतनी ईमानदार से काम करता है, या बेईमान है, या स्लो है, या तेज काम करता है, टाइम से आता है, लेट आता है, वो सारी उसकी क्वालिटीज है उस बंदे की, ठीक है ना। कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू, सर्वेज, ऑब्जर्वेशन। अब तुम जा जाके फीडबैक ले रहे हो अपने प्रोडक्ट का, सर जो हमने प्रोडक्ट बनाया ये कैसा है, लोग बता रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसमें ये चीज़ की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। जैसे बोट है, ये बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो क्या करते हैं, फीडबैक मांगती है। फीडबैक मांगने से बेनिफिट क्या है, जब फीडबैक आता है ना तो पता चलता है यूज़र किस चीज़ से खुश है, किससे परेशान है। मान लेते हैं तुम कोई एक कंपनी बनाते हो, ठीक है ना, एक्स कंपनी है, और एक्स कंपनी के अंदर तुम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट बताओ, क्या बनाना चाहते हो, बताओ। हाँ बोलो, कौन सा वाला प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। चलो तुम लड़कियां हो तो तुम ब्यूटी प्रोडक्ट मान लेते हो। अब तुम ब्यूटी प्रोडक्ट बनाया, तुमने क्या करा, तुमने ब्यूटी प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट में लॉन्च आउट करा। जब तुमने लॉन्च करा तो तुम्हें पता ऑलरेडी यहाँ पर और बहुत बड़ी मार्केट है, फेयर एंड लवली और लैक्मे और ओले, बहुत सारी मार्केट्स हैं। तो तुमने क्या करा, तुमने वो सारे के सारे मार्केट के साथ कंपैरिजन करना है, तो तुम कस्टमर से फीडबैक ले लो कि सर हम लोग क्या इसमें ठीक कर सकते हैं। फेयर एंड लवली या बाकी जो क्रीम्स है, X नंबर, Y नंबर, Z नंबर, उन्होंने प्राइस रखा है 15 रुपये, तुमने प्राइस रखा 10 रुपये। तो कहीं ना कहीं जो बजटेड बंदा है और उसको सेम ही प्रोडक्ट मिल रहा है, बस ब्रांड अभी तुम्हारा नया नया है, तो हो सकता है वो तुम्हारे ब्रांड की चीज़ खरीदे, ठीक है ना। तुम दुकान पे भेजोगे लड़कों को या सेल्समैन को कि भैया एक काम करो, आप दुकान तक जाओ और मेरा प्रोडक्ट को वहाँ पर डिलीवर कर दो। आपने दुकान पे गए, आपने पहले दुकानदारों को शुरू में क्या करा, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी देने शुरू करे कि अगर आप मेरा ये प्रोडक्ट रखोगे आपको इसमें इतना मार्जिन मिलेगा, इतना पैसा तुम्हें मिलेगा। एक सेकंड रुकना है। क्वालिटेटिव डेटा पता चलेगा ना, इंटरव्यू, सर्वे, जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट था तुम उसके अकॉर्डिंग काम करते हो। कैसा काम करते हो कि जो भी तुमने प्रोडक्ट बनाया तुम उसका फीडबैक जरूर लोगे, और फीडबैक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी बिजनेस को चलाने के लिए। हो सकता है तुम मार्केट में धड़ाधड़ अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो लेकिन लोग खरीदने नहीं चाहते, तो तुम्हारी कंपनी लॉस में जाएगी। अब तुम्हारा प्रोडक्ट बिक रहा है तो दुकानदार खुद ही बोलेगा कि भाई ये वाला प्रोडक्ट रख दे। जैसे अभी क्या है ना, कोरियन मिक्स करके नए चिप्स आए हैं ब्लैक एंड रेड कलर के, तो उसकी पैकिंग इतनी खूबसूरत दी है उन्होंने, इतनी पैकिंग खूबसूरत दी है उन्होंने कि वो पैकिंग की वजह से बिक रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। और मल्टीपल चॉइस कुछ क्वेश्चन है, पढ़ लेना, ठीक है ना, इसको मैं बार बार पढ़ के नहीं दे रहा हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंसीडर्ड एज स्टैटिक्स, इनमें से किसको तुम स्टैटिक्स मानोगे। मार्क्स स्कोर सौम्या 14% हायर देन मनीष। देखो एक लड़की है जिसके मनीष के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो स्टैटिक्स में आती है ये बात है, ठीक है ना। द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, प्रॉफिट और लॉस वाली बात स्टैटिक्स में होती है। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इज 72, पिछले सेंसस है, सेंसस भी ऑल्सो है स्टैटिक्स। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, ये भी स्टैटिक्स है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो एक बार आप इसे पढ़ लेना। जैसा भी मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि तुम जल्दी से देख पाओ, थोड़ा स्पीड बढ़ा दो। क्वांटिटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, इन सब के बारे में पढ़ लो ना तो पेपर में एक तुम्हारा बहुत अच्छे से निकल जाएगा। ऐसा नहीं तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी है। तो ये डेटा एक बार देख लेना ना, ठीक है। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करो ताकि तुम आराम से पढ़ पाओ। थोड़ा तेज़ी से कर देता हूँ इससे ना, कर्सर से, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसको स्लो करके देख लेना ना, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें वो भी है रीज़न एंड असेंशन, ये सब, और आंसर्स भी नीचे तो देख लो। इमेज बेस भी आ गए, देख लो आराम से, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर्स भी
बेसिकली ये ऊपर वाले आंसर हैं। अब कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाला माइंड मैपिंग में है ना भैया, शॉर्ट फॉर्म में से देखना अगर चैप्टर को तो क्या है। पहला बोल रहा है स्टैटिकल इंक्वायरी मीन्स अ सर्च कंडक्टेड बाय यूजिंग स्टैटिकल मेथड टू कलेक्ट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। जब ज़्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन होती है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करने को बोलते हैं स्टैटिकल इंक्वायरी। कि बताओ भैया कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कितने कस्टमर ये सामान खरीद रहे हैं, कितने कस्टमर ये सामान रिटर्न कर रहे हैं, कितने कस्टमर इसको सिर्फ ऑर्डर करके छोड़ देते हैं या अपनी कार्ट में छोड़ देते हैं कि लेना है लेकिन बाद में लेना। तो ऐसा क्यों नहीं ले पा रहे, तो उनका प्राइस ग्रुप देखो कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं। अब तुमने कहा यार कैसे चेक करें कितना पैसा कमा रहे हैं, का एक तरीका बनाओ, जैसे फ्लिपकार्ट ने एक तरीका बनाया है, ठीक है ना। तो क्या का पे नाउ वो सॉरी बाय नाउ पे लेटर, अभी खरीदो और पैसा बाद में दे देना। उन्होंने कहा सर ऐसा कैसा ऑप्शन हो सकता है, कहा सर ये ऑप्शन क्रेडिट कार्ड की तरह का, क्रेडिट कार्ड तो हमारे पास नहीं है। कहा कोई बात नहीं, आप आज खरीदो पैसा नेक्स्ट मंथ दे दो। कहा कैसे, कहा देखो ये ऑप्शन है बाय नाउ पे लेटर, क्लिक करा, उसमें आपको एक लिमिट मिलती है, किसी की 5,000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 30,000 है, अकॉर्डिंग टू उनका पैन कार्ड या उनका सिविल रिपोर्ट आजकल जो होती है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। तो मान लेते किसी की लिमिट 30,000 रुपये है, वो एवरेज मान लेते। अब 30,000 रुपये में उसने क्या करा, उसको कोई फ़ोन खरीदना था दिवाली पे, अब उसकी सैलरी दिवाली पर आएगी। ये तो इस बार हमारी किस्मत अच्छी की दिवाली जो 1 तारीख की है और सैलरी भी 1 तारीख को आती है, तो ये तो भगवान का अच्छा हमारे पे कृपा है कि दिवाली में लास्ट में नहीं बड़ी वरना टफ हो जाती है दिवाली। तो अब क्या हुआ, आपको दिवाली पे फ़ोन खरीदना, आपने क्या करा दिवाली में 1 तारीख को फ्लिपकार्ट से फ़ोन खरीद लिया और वो फ़ोन है आपका 20,000 रुपये का। आपने 20,000 का फ़ोन खरीद लिया, अब आपको उसके पैसे पे करने हैं। नवंबर में आपकी दिवाली है, नवंबर में आपने परचेज करा, 1 दिसंबर को, यानी यू हैव फुल मंथ। अगर यही 20,000 का फ़ोन आप अपने पैसों से खरीदते, पैसे तो आपको अभी भी पे करने, अपने पैसों से खरीदते, तो आपको कहीं ना कहीं अपने त्यौहार के टाइम पर कुछ ना कुछ खर्चा कम करना पड़ता, कम करना पड़ता नहीं करना पड़ता। तो यहाँ बाय नाउ पे लेटर में तुम्हारा फायदा ये हो गया कि 20,000 रुपये जो आपने आज खर्च कर दिए, जो फ्लिपकार्ट ने आपको एज अ उधार दिए, वो आपको नेक्स्ट मंथ खर्च करने, मतलब नेक्स्ट मंथ देने उन्हें वापस देने। तो इसका एक बेनिफिट हुआ, ये प्रोडक्ट और ये प्रोग्राम लोगों को अच्छा लगा। उससे उन्होंने एक लिमिट बना ली कि एक बंदे को हमने ये बोल दिया कि 30,000 तक तो हम ही दे रहे हैं तुझे, तू लग 30,000 रुपये, ये 30,000 रुपये दे रहे हैं, तू रख, तो थोड़े थोड़े करके देता रहिए। अब बंदे को मान लो बाई चांस कभी मेडिसिन मंगानी है, कुछ भी मंगाना है, हो गया ऑर्डर, बाय नाउ पे लेटर, बुक करा, मंथ के एंड में कर दिया, मंथ के स्टार्टिंग में कर दिया, मंथ के बीच में कर दिया, अगले महीने भरना है जो भी उसका मंथ आएगा, तब तक उसकी सैलरी आ जाती है, उससे पे कर देता आराम से। तो कहीं ना कहीं इंस्टेंट मनी तुम्हारे पास आ गया। ऐसा क्रेडिट कार्ड वाले फीचर होते हैं। क्रेडिट कार्ड किस लिए होता था, आपके पास इंस्टेंटली पैसा है जो बैंक ने आपको उधार दिया है, उसके बदले में वो कुछ परसेंटेज आपसे लेते हैं। जैसे आपने 10,000 रुपये मान लेते, 10,000 रुपये में आपसे वो 200 रुपये लेंगे कि सर 200 रुपये हमारा चार्ज है कि हम आपको ये उधार दे रहे हैं। कितने दिन के लिए, 45 दिन के लिए। तो 45 दिन के लिए उन्होंने 10,000 रुपये आपको दिए, जब आप उन्हें रिटर्न करोगे तो आप उन्हें 10,200 रुपये दोगे, वो 10 तो आपको उन्हें देने ही देने, प्लस 200 रुपये जो भी उनका चार्ज है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ये करते करते देखो अब क्या हुआ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। इसके बारे में देख लेते हैं। प्राइमरी सोर्स क्या होता है, प्राइमरी डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, डायरेक्टली तुमने उससे कलेक्ट कर लिया इन्वेस्टिगेटर से। मैं गया, मैंने कलेक्ट करा खुद, एक एक बंदे से मिलके, सामने से लोगों से कलेक्ट करा। सेकेंडरी, इट इज द डेटा विच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड विच इज कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्सन। मैंने किसी और पर्पस के लिए, किसी और बंदे ने या मैंने ये डेटा को कलेक्ट करा था, अब इसका इस्तेमाल कोई और कर रहा है। अब तुमने कहा समझ में नहीं आई बात, कैसे। एक प्रिंसिपल ने स्कूल में एक डेटा लिस्ट बनवाई, एक टीचर को बुलाया एचओडी को, सर एचओडी इधर आइए और आपका 1 सेकंड इधर वो केले वाला चला गया, ये वो होगा बहुत। अब एचओडी को जो डेटा कलेक्ट करके दिया है, एचओडी ने प्रिंसिपल को जो डेटा कलेक्ट करके दिया है, उसका यूज किसी, एचओडी की फुल फॉर्म, अरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता भाई, क्या कर रहे हो तुम। मेन है कि जब उसने वो डेटा कलेक्ट करके दिया, अब हुआ ये लाडली योजना लॉन्च हुई, तो कहीं ना कहीं वही डेटा को तुम यूज कर सकते हो लाडली योजना में। उन्होंने कहा सर इसमें से कितने लड़के हैं, क्या इतने का, सबको अलग कर दो, सब लड़कियां ले आइए। तो लाडली लड़कियों के लिए इस्तेमाल हुई, तो लड़कियां अब जिस क्लास तक चाहिए तो डेटा पहले बना, दोबारा से उस डेटा को बनाना नए सिरे से कोई फायदा तो नहीं, तो पहले ही वाले डेटा को यूज कर लो। अगर उसमें कुछ बढ़ता है या घटता है तो उसमें तुम उसमें ऐड और माइनस कर सकते हो, ठीक है ना।
हो सकता है कुछ बच्चे जो उस टाइम पर स्कूल से पास आउट हो गए हो, या स्कूल जिन्होंने शिफ्ट कर लिया, या कुछ नए बच्चे हैं तो उनका तुम नाम ऐड कर दो दोबारा से। मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, पहला पर्सनल इंटरव्यू मेथड। तुम हर बंदे के पास जा रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो, उससे पूछ रहे हो कि ये जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो कैसा है, कैसा लगता है आपको, सही है, ठीक है, या इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, इसमें क्या बढ़ सकता है, इसमें क्या घट सकता है, वो चीज़ें। मेलिंग क्वेश्चनरी मेथड, आजकल तो गूगल फॉर्म्स हो गए हैं, वो गूगल फॉर्म्स के अंदर लिख के देते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज़ लिखिए कि क्या रिव्यू है, कैसा लगता है। अच्छा, रिव्यू में एक बेनिफिट ये होता है, बंदे को खुद जाना नहीं पड़ता तो अपने फ़ोन से ही रिव्यू दे देता है। या तुम कभी किसी कस्टमर पे फ़ोन करोगे ना तो तुम्हें बाद में बोलेगा सर आप एक काम करिए, कॉल कटने के बाद ना आपके पास एक कॉल आएगी, उसमें रेटिंग मांगेंगे, 1 सबसे लोएस्ट है, 10 सबसे हाईएस्ट, तो आपको मेरी जो भी सर्विस है जैसी भी लगी उसके अकॉर्डिंग मुझे रेट कर दीजिए, ठीक है ना। टेलीफोन इंटरव्यू मेथड, ये वही वाला है, टेलीफोन इंटरव्यू मेथड, टेलीफोन कर करके पूछते हैं। आजकल तो होता है जो ज़्यादातर ऐप्स हैं या चीज़ें हैं ना, आप उन पर अगर विजिट करते हो और फिर बाद में विजिट नहीं करते हो तो वो आपको फ़ोन करके कहेंगे सर आप रिसेंटली लास्ट आपको 1 मंथ हो गया ये सामान खरीदे हुए, आप दोबारा मंगाना चाहते हो, या शेविंग वाले हैं, ये सब चीज़ें हैं। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, हमसे बोला तो कि गवर्नमेंट जो भी चीज़ डेटा पब्लिश करती है, अब गवर्नमेंट ने जितना भी डेटा पब्लिश करा है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे भी यूज़ का है, तुम्हारे भी यूज़ का है। कैसे है तुम्हारे यूज़ का, अब उसका अलग अलग यूज़ है भैया, गवर्नमेंट डेटा को तुम अलग अलग यूज़ कर सकते हो। अब गवर्नमेंट का जो डेटा तुम्हारे पास आ गया तुम उसको यूज़ कर सकते हो अपने पर्पस के लिए। गवर्नमेंट ने सेंसस बनाया कि इतने साल से इतने साल के इतने बच्चे हैं, ये इतने लोग हैं, इतने साल से इतने साल के इतने लोग हैं, इतने साल से इतने साल के इतने लोग हैं। अब मान लो तुम्हें कोई खाने पीने का रेस्टोरेंट वगैरह तुम्हें स्टार्ट करना है तो तुम्हारे पास पहले से ही डेटा अवेलेबल है, तुमने क्या करा उस डेटा को पहले से ही क्रॉस चेक कर लिया कि मेरे पास इस एरिया में इतने एज ग्रुप के लोग ज़्यादा है तो मैं इस तरीके का खाना रखूंगा, या इस तरीके की कपड़े की दुकान खोलना है तो उस तरीके के कपड़े रखूंगा। हर डेटा को तुम ऑर्गेनाइज करके चलोगे पहले से, एनालाइज करके चलोगे पहले से कि हाँ ये डेटा मुझे यहाँ पर इस चीज़ में हेल्प करेगा, ठीक है ना। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर बनाते हैं, जैसे टाटा या बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है ना, उनके पास भी गवर्नमेंट जितना ही डाटा होता है, उनके जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉय की, जैसे कितने लोग मैरिड है, कितने अनमैरिड है, कितनों के बच्चे हैं, कितनों के बच्चे कौन कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। मान लो उन्होंने अपना खुद का स्कूल खोल दिया और कह दिया मेरे एम्प्लॉय मेरे यहाँ पढ़ाएंगे, तो वो सारे एम्प्लॉय ने क्या करा, टाटा के स्कूल में एडमिशन करा दिया अपने बच्चों का। उन्होंने कहा सारे एम्प्लॉय मेरे ही यहाँ पे टाटा हेल्थ कवर लेंगे, उन्होंने सारे ने वही हेल्थ कवर ले लिया। उन्होंने कहा सब लोगों को मेरे ही हॉस्पिटल्स में इलाज कराना, तो यानी एक तरीके से वो सारा का सारा पैसा इनडायरेक्ट वे में उनके पास घूम के आ जाएगा, इस तरीके से यूज़ करते हैं। सोर्सेज वही होते हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट या रिपोर्ट्स, कमेटी रिपोर्ट वगैरह बनती है ना, तुम देखते हो इतने 1000 करोड़ का घोटाला या ये घोटाला, तो तुम थोड़ी कुछ पर्सनली जा जाके चेक करो हाँ कितना घोटाला हुआ है, तुम्हें तो न्यूज़पेपर वाले बताते हो। न्यूज़पेपर कहीं ना कहीं फैक्ट चेक करते हैं कि ये बात सच है कि नहीं है, अगर सच है तो उसको देखते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं, फिर अगले दिन पेपर में छापते हैं कि इतने 1000 करोड़ का घाटा या इतने 1000 करोड़ का फायदा गवर्नमेंट को यहाँ से हो रहा है, ठीक है ना। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग होता है कि तुम्हारे पास 100 चावल के कट्टे रखे, आप किसी में भी रैंडम कहीं भी किसी भी कट्टे को खुलवा के चेक कराओगे और उसमें सारे चावल वैसे ही होंगे तो वो सही है, समझ लो। आपने किसी भी रैंडमली किसी भी बच्चे को उठा लिया, क्लास के अंदर गए आप, रैंडमली किसी भी बच्चे को उठा लो, बेटे उठाओ, हाँ बताओ क्या पढ़ा रहे थे, ये पढ़ा रहे थे, अच्छा, अगर उसने बता दिया इट मीन्स कि वो बच्चा यानी पूरी क्लास के अंदर सबको समझ में आ रहा है, नहीं बता पा रहा नहीं समझ में आ रहा। और तुमने चावल का कट्टा लिया, गेहूं का, चीनी का, जो भी है, तुमने कहीं भी उसको ऐसा पिनअप करा, है औजार सा होता है, उसको तुमने जैसे पिनअप करा, निकाला, उसका सैंपल चेक कर लिया, अगर वो सैंपल ठीक है इट मीन्स कि सारे कट्टों में ठीक है। उसके बाद होता है नॉन रैंडम। नॉन रैंडम होता है कि जहाँ तुम्हें बोला जाए, मान लेते हैं कई जगह पे ऐसा होता है, कुछ बंदे जुगाड़ भी करते हैं। जुगाड़ क्या करते हैं, वो बंदे कहते हैं कि भाई ऐसा है 100 कट्टे चावल के, इसमें से 20 कट्टे सस्ते वाले यानी 50 रुपये किलो वाले और 80 कट्टे 100 रुपये किलो वाले। मैंने कहा अच्छा, क्या इसमें मैंने इतने पैसे बचा लिए, इतने पैसे बचा लिए तो इसमें आधे मुझे दे दे। अब वो क्या कर रहा है, उसने बता दिया से कि ये कट्टे जो है ना, हर 5 कट्टों के बाद एक कट्टा मैंने 20 वाला रख दिया, और जो 20 कट्टे में हल्के चावल थे हर 5 कट्टों के बाद एक रख दिया। तो जब भी तू सैंपल करेगा ना तो तू छठे कट्टे को मत चेक करियो, यानी 6 को, 12 को, 18 को, 24 को। तो उसने क्या करा, पहले को एकदम से डाला, तो उसने अंदाजा लगा लिया पहले के नीचे या 12वां हो गया या 13वें को, तो उसने क्या करा, अंदाजे से उसको पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर देगा ना, उस तरीके से काम करा। ऐसा होता है कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में, जब वो बल्क अमाउंट में तुमसे सामान खरीदवाती है, तो जो नीचे वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड को इस्तेमाल करके क्या करते हैं, उससे पैसा बचा लेते हैं या पैसा गड़बड़ कर देते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया, ये तो ज़रूरी है, हर कंट्री सेंसस कराती है कि मेरे यहाँ कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग कितने एज ग्रुप के हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग नहीं पढ़ते हैं, कितने लोग 10th पास है, कितने 12th पास है, कितने इंजीनियर है,
कितने डॉक्टर है, कितने BA BCom सब अलग अलग कोर्सेज में चेक करती है, कितने लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब में भी कितने लोग क्या जॉब क्राइटेरिया है, सैलरी क्राइटेरिया क्या है, तो इस तरीके से चेक करते हैं। कितने लोग मजदूरी कर रहे हैं, या कितने लोग रिक्शा चला रहे हैं, कितने लोग ऑटो चला रहे हैं, सब जगहों पर उन्होंने क्या करा। अब हो सकता है एक बंदा मल्टीपल काम भी कर रहा है, एक बंदा जॉब भी कर रहा है, उसने अपने खुद की दुकान भी कर रखी है, तो जॉब भी कर रहा है दुकान भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी नेटवर्क बढ़ रही है, मान सकते हैं ना ऐसा। और एक बंदा जो कुछ भी नहीं कर रहा, जैसे दादाजी हो, बेचारे बूढ़े हो, वो कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन इंडिया में तो सेंसस में काउंट हो रहे हैं, वो रोटी पानी तो खा ही रहे हैं, चाहे बहुत आधी रोटी खा रहे हैं लेकिन खा रहे हैं तो सेंसस में। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क क्या है, दोनों को मिला के एवरेज करेंगे तो बराबर आ जाएगी, ठीक है। सैंपल सर्वे इन दिस मेथड ग्रुप ऑफ यूनिट्स रिप्रेजेंटिंग ऑल द यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज, ठीक है ना। सैंपल सर्वे किसी भी पॉपुलेशन में से कोई सा भी एक सैंपल उठा, यानी तुमने किसी भी रैंडमली दिल्ली के किसी भी गांव में से एक सैंपल उठा लिया कि यहाँ कितने लोग रहते हैं, तो यहाँ पे इतने लोग रहते हैं, अच्छा तुम्हारी भी कमाई कितनी है, किसी ने कहा 1000, किसी ने 1200 1500, उन्होंने सबकी कमाई को जोड़ा, डिवाइडेड बाय वो नंबर ऑफ पीपल। तो नया दिल्ली के किसी भी इलाके से अगर उठा लेंगे तो एक जो कमाई हमें मिली है वो ये है कि एक बंदा 700 या 800 रुपये डेली कमाते हैं। एक रैंडम सैम्पलिंग मेथड उन्होंने बना दिया है ना, सैंपल सर्वे करके निकली। सैम्पलिंग एरर, अब गलती हो सकती है। गलती क्यों हो सकती है? मान लो तुमने नई दिल्ली को चुन लिया, समझ रहे मेरी बात, मान लो तुमने नई दिल्ली को चुन लिया, जो दिल्ली में रहते हो उन्हें पता होगी बात है, मान लो तुमने नई दिल्ली को चुन लिया। अब तुमने नई दिल्ली में ज्यादातर मिनिस्टर्स, IAS IPS और बड़े बड़े अधिकारी जो है वो रहते हैं, तो उनकी सैलरी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा होगा, उनका हाउस होल्ड क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा होगा, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, सारे लोग जॉब कर रहे होंगे। लेकिन हम मिडिल क्लास है, हमारे यहाँ सिर्फ हमारे फादर जॉब करते हैं और हमारी मदर वगैरह हाउस वाइफ होते हैं, कुछ की मदर्स भी जॉब करती है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं न्यू दिल्ली की बात करूँ, न्यू दिल्ली में ज़्यादातर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS IPS, मंत्री या बड़े बड़े बिजनेसमैन, ठीक है ना, इस तरीके के लोग हैं। अब उन्होंने क्या करा, सैंपल उनका ले लिया और सैंपल लेने के बाद उनकी नेटवर्थ निकाली कि ठीक है, एक घर में यहाँ पर एक घर की नेटवर्थ जो है 10 लाख रुपए है, यानी एक बंदा इनके यहाँ पर महीने में 2.5 लाख रुपए कमाता है। 4 लोगों को मान रहा हूँ, फादर, मदर एंड 2 चिल्ड्रन, ठीक है ना, कोई भी 2 चिल्ड्रन। तो उन्होंने कहा जी 2.5 लाख रुपए नेटवर्थ बैठे हैं। तो क्या पूरी दिल्ली में सब लोगों के महीने की तनख्वाह 2.5 लाख रुपए है? नहीं। सैम्पलिंग एरर्स ये है कि हमने गलती से गलत जगह का सैंपल ले लिया, या बहुत सारे फोन रखे हुए थे, ठीक है ना, तुमने रैंडमली किसी भी एक फोन को उठा लिया, तो वो तो होता है रैंडम सैम्पलिंग मेथड। और तुक्का ये हुआ कि तुमने आईफोन उठा लिया, ऐसा हुआ, या तुमने S25 अल्ट्रा उठा लिया, S26 अल्ट्रा उठा लिया, तुमने उसका कैमरा चेक करा, हो रही बढ़िया कैमरा, यानी सारे फोनों का कैमरा ऐसा होगा? नहीं। क्या सारे फोनों का डिजाइन ऐसा होगा? नहीं। क्या सारे फोनों के अंदर का प्रोसेसर ऐसा होगा? नहीं। तो सैम्पलिंग एरर ये है कि तुमने जान के किसी को सैंपल अच्छा दे दिया, या गलती से भी हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम तो नहीं करते, लेकिन ऐसा है कि हमने देखा है ऐसा होते हुए कि जब तुम किसी को सैंपल बेचते हो, तुम अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए, भाई मैं माल भेज रहा हूँ जरा चेक कर ले, तो माल तो बहुत अच्छा बेचते हो, तुमने कहा ये मेरा माल है, ये चेक कर ले। अब इन्होंने जूते हो या कपड़े या जो भी है भेज दिए। अब वो माल भेजने के बाद जब एक्चुअल प्रोडक्ट गया, जब बहुत सारा बल्क में गया, उसमें कर दिया मैंने कोई ना कोई कांड, मिलावट कर दी, या चीज़ थोड़ी साइज ऊपर नीचे कर दिया, या क्वांटिटी में घटा दी, या क्वालिटी घटा दी थोड़ी सी, कहीं ना कहीं वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, गेम करवा दिया। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। नॉन सैम्पलिंग एरर कैन अकर इन एनी टाइप ऑफ सर्वे वेदर इट इज अ सेंसस और सैंपल सर्वे। नॉन सैम्पलिंग में तो तुमने सैंपल लिया ही नहीं, तो उसमें तो एरर होने के चांसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे सर, 100% बढ़ेंगे। अब मैं क्लास में जाके किसी भी रैंडम क्लास को कह दूं कि इस क्लास में इस सारे बच्चों को 90% हो ही नहीं सकते। ना मैंने सैंपल लिया, ना मैंने स्टेटस बनाया, ना मैंने स्टैट्स बनाए, ना मैंने सर्वे करा, कुछ नहीं करा, वैसे डायरेक्टली जाके बोल दिया। और किस्मत की बात थी कि हो सकता है उसमें से 40 बच्चे पढ़ते हैं, 40 में से 30 बच्चों को 90 ही आ गए। ये किस्मत की बात है, तुक्का है, और ये भी तो हो सकता है सारे फेल हो रखे या किसी के 30, 35, 32, 40 ऐसे ही रहे, एवरेज बच्चे रहे। उन्होंने कहा सर आपका नॉन सैम्पलिंग एरर तो बिल्कुल ही बना, नॉन सैम्पलिंग तो होना ही नहीं चाहिए। बिना सैंपल लिए तो आप किसी भी चीज़ को फाइनलाइज कर ही नहीं सकते। आप खुद भी हर चीज़ का सैंपल मांगते हो, यानी यहाँ तक कि आप अगर किसी को गोलगप्पे का भी ऑर्डर देने जाना, भाई मेरे यहाँ बर्थडे पार्टी है तो जो गोलगप्पे बनाने, तो पहले तुम्हें सैंपल खिलाएगा, देखो इस तरीके के बनाऊँ, इस तरीके के बनाऊँ या इस तरीके के। उसने कहा भाई इस तरीके के पानी वाले चाहिए, मीठे इतने चाहिए, और तेज़ मिर्च वाले पानी वाले इतने के चाहिए, जो भी पानी होता है मुझे पता नहीं, ठीक है, या जो भी जैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग चाहिए। उसने कहा अगर ये करवाओगे तो इतने रुपये और दे देना, हमें बर्गर भी, और बर्गर टेस्ट कराना, तो तुमने वहाँ पर सैंपल टेस्ट कर लिया, उसने कहा यही वाली क्वालिटी चाहिए, बोल के भी आता ना यही वाली क्वालिटी चाहिए। सो कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड मेजरमेंट, जो सच है वो, और उसे मेजर करते हैं, नापते हैं। कैसे नापते हैं, क्यों नापते हैं, नापने की जरूरत क्यों है? नापना मतलब कंपेयर करना, क्यों है कंपेयर करने की जरूरत? ताकि पता रहे पिछली बार में और अब में क्या हो रहा है।
ग्रोथ है, लॉस है, प्रॉफिट है, क्या हो रहा है पता चलेगा। भाई तुम बिजनेस चला रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम प्रॉफिट में जा रहे हो, तुम लॉस में जा रहे हो, तो तुम काम करे जा रहे हो, पैसा लगा जा रहे हो, काम करे जा रहे हो, पैसा लगा जा रहे हो, तो उसका कोई बेनिफिट थोड़ी। कुछ टाइम बाद कंपनी बंद हो गई, तुमने कहा ये कैसे बंद हो गई, सर आप लॉस में चल रहे थे, काम मुझे तो नहीं पता। कहते हैं 2020 में आपको इतने का लॉस था, 21 में इतने का हुआ, 22 में इतने का हुआ, 23 में इतने का, 24 में तुम्हारी कंपनी माइनस में चली। ठीक है ना। डेटा इज अ टूल विच हेल्प्स इन रीचिंग अ साउंड कंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन। डेटा वो है कि जहाँ से तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और डेटा आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हर बंदे की। तुम्हारे पास खुद की इतनी आइडेंटिटी हो गई है कि तुम खुद का डेटा स्टोर करने के लिए भी तुम्हें खुद के लिए कम से कम एक जगह चाहिए। डायरी भी अगर तुम लोगे, वो डायरी तुम्हारी पूरी भर देगी। तुम्हारी इंस्टाग्राम, उसका पासवर्ड अलग, उसका यूज़र नेम अलग, तुम्हारा ट्विटर, उसका पासवर्ड अलग, उसका यूज़र नेम अलग, तुम्हारी व्हाट्सएप, उसका मोबाइल नंबर अलग, अगर उसमें पासवर्ड का भी ऑप्शन आता तो उसमें पासवर्ड अलग। ठीक है ना। तुम्हारा टेलीग्राम, तुम्हारा फेसबुक, मतलब इतनी ऐप्स है, तुमने हर चीज़ पर रजिस्टर कर रखा है। तो आजकल क्या होता है, जैसे तुम जाते हो उस ऐप के अंदर लिखा था कंटिन्यू विद गूगल, क्या जीमेल से, तो जीमेल ने क्या एक काम आसान कर दिया है कि तुम्हें कहीं भी जाना, मेरी ये वाली जीमेल आईडी यूज़ करो। अब आपने जैसे अपनी जीमेल आईडी दी तो उसने क्या करा, तुम्हारा डेटा उसके पास भेज दिया कि ये लड़का या ये लड़की ज़्यादातर बाइक को सर्च करता है, या ये क्या करती है, ये लड़की है तो ये ज़्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सर्च करती है, तो गूगल आपको उसी के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट दिखाना शुरू करता है। इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है उसे, इन्फॉर्मेशन उसे वहीं से तो मिल रही है कि जहाँ तुम जो सर्च हिस्ट्री में तुम्हारे काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें वो दे रहा है, तुम्हें सजेशन दे रहा है ना। फॉर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन ऑफ डेटा इज फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट। सबसे पहले आप स्टैट्स बनाओगे, डेटा कलेक्ट करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उसके बाद ही उसे आगे लागू करोगे। कोई भी स्कूल खोलोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो कोई भी एक छोटी सी कोचिंग क्लास भी खोलोगे, तो कोई भी एक बिजनेस खोलोगे, सबसे पहले तुम्हें डेटा बनाना पड़ेगा कि मुझे प्रोडक्ट क्या रखना है, मैं कितनी क्लास तक पढ़ाना चाहती हूँ, है ना। कोई दुकान खोली तो मुझे कौन कौन सा सामान रखना है, भाई मैं 5th तक पढ़ा पाऊंगी, मैं 8th तक पढ़ा पाऊंगी, मैं 10th में पढ़ाऊंगी, अच्छा जी 12th तक पढ़ाऊंगी, तो 12th में 3 साइडें होती हैं, तो मेरे को कॉमर्स के टीचर्स अलग चाहिए, आर्ट्स के अलग चाहिए और साइंस के अलग चाहिए। तो उसके अंदर भी कुछ टीचर्स ऐसे चाहिए जो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों करा सकें। तो आर्ट्स में वो टीचर चाहिए जो एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाना जानते हो। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ टीचर्स मल्टी टीचर्स होते हैं, मल्टी टीचर्स यानी जो इंग्लिश, हिंदी और इकोनॉमिक्स वगैरह इस तरीके से, या हिस्ट्री वगैरह पढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं 4 टीचर में रख के एक टीचर का ही टाइम इस तरीके से डिवाइड कर दूँ कि वो चारों सब्जेक्ट को आराम से पढ़ा सके। ठीक है। और अगर उससे प्रोडक्टिविटी मुझे मिल रही है, प्रोडक्टिविटी मतलब उससे मुझे बेनिफिट हो रहा है, तो मेरा फायदा है। हाँ, सैलरी मैं उसकी डबल कर दूँगा, 4 गुना नहीं करूँगा, सैलरी डबल कर दूँगा। मैंने 50,000 देना था, मैंने उसे 1 लाख दे दिया, तो उसके लिए 1 लाख ही ना था। वो खुश यार, ठीक है ना, 2 सब्जेक्ट पढ़ाना तो 8 ही घंटे है मुझे, तो 4 घंटे ये, 4 घंटे ये, ठीक है, मैं डिवाइड कर लेता हूँ। या फ्री पीरियड्स में जाकर उन्होंने कुछ काम कराना शुरू कर दिया। हाँ, मैंने स्पोर्ट्स के टीचर है, मुझे पता है स्पोर्ट्स डेली तो खिलाया नहीं जा रहा, या पीटी के टीचर है डेली तो पीटी होनी नहीं, तो मैंने क्या करा, पीटी के टीचर को और अलग काम दे दिया कि आप स्कूल की देख रेख भी करते रहोगे कि स्कूल में कहीं कोई चीज़ खराब हो रही है, मेंटेनेंस वगैरह अगर कहीं ज़रूरत है तो आप मुझे बताओ, मैं उसको लिख कर दे दूँ और मैं आपको, हाँ मतलब जो भी चीज़ें हैं, और एक्स्ट्रा काम हम दूसरे टीचर से करते हैं। सेम हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के लिए करते हैं। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है, उसको रखा है, स्टार्ट करा है, तो उसको स्टार्ट करने का मेन रीज़न यही है। क्या है सबसे पहला रीज़न, कि मैं देखूंगा कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट मेरा बिकेगा नहीं बिकेगा। अगर बिकेगा तो मैंने देखा मेरे आसपास में इलाकों में छोटे बच्चे ज़्यादा रहते हैं, तो मैं ऐसे प्रोडक्ट रखूंगा जो बच्चों के लिए ज़्यादा डायनेमिक रहेंगे। ठीक है ना। डेटा इज अ टूल विच हेल्प्स इन रीचिंग द साउंड ऑफ कंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन फॉर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन ऑफ डेटा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। डेटा होना चाहिए हमारे पास। सोर्स ऑफ डेटा में ये था, प्राइमरी सोर्स कौन सा होता है, पहला सोर्स। सेकेंडरी सोर्स किसी और ने बनाया, वो तुमने यूज़ कर लिया। पब्लिश सोर्स कहीं पब्लिश हुआ था, तुमने वो यूज़ कर लिया। अनपब्लिश सोर्स कहीं पब्लिश नहीं हुआ था, बट तुमने वो इंस्टाग्राम वगैरह कहीं से भी निकाल लिया। ठीक है ना। पब्लिश मतलब वहाँ पे ही पब्लिश है, लेकिन वो कहीं गवर्नमेंट बेसिस पर पब्लिश नहीं है। ठीक है ना। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए क्या फ़ायदे हैं, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए कोई फ़ायदे हैं। पर्सनल इंटरव्यू करते हो तुम, मेल करते हो या टेलीफोन करते हो। पर्सनल इंटरव्यू के खुद के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस वो ये हैं कि हाई रेट ऑफ रिस्पांस। आप जब पर्सनली जा रहे हो तो आप एक बारी में बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करके ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हो। डिसएडवांटेज ये कि पैसा ज़्यादा लगेगा। दूसरा है अलाउ यूज ऑफ ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हो। नुकसान ये है पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रिस्पॉन्डेंट। हो सकता है लोग तुम्हें इन्फ्लुएंस कर दें, यानी घुमा दें या तुम्हें गलत जवाब दे दें। बेटर फॉर यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है
कि कोई बंदा है जिसने कोई मोबाइल कंपनी खोली, जैसे नथिंग नहीं खोली है, नथिंग डायरेक्टली तुमसे जा जाके पूछ रही है कि मेरा फ़ोन ओप्पो के कंपैरिजन में कैसा है, मेरा फ़ोन वीवो के कंपैरिजन में कैसा है, मेरा फ़ोन इसके कंपैरिजन में कैसा है। उन्होंने कहा घटिया है जी, घटिया है, मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। कैसा फ़ोन बनाया, उसका तो यूआई अच्छा नहीं है, उसका तो कैमरा अच्छा नहीं है, उसका तो डिस्प्ले अच्छी नहीं है, उसका तो टच अच्छा नहीं है। तो कंज्यूम मोर टाइम एंड एनर्जी, ज़्यादा टाइम भी लगेगा, ज़्यादा एनर्जी भी लगेगी, ज़्यादा रिसोर्सेज भी लगेंगे, और तुम फिर भी परेशान हो जब भी तुम्हें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है ना। मेल का एक फ़ायदा क्या है, लीस्ट एक्सपेंसिव। एक बारी में तुमने क्या करा, मेल लिखा, सेलेक्ट करा ऑल, मतलब जितने भी तुम लोगों को तुम भेज सकते हो, जितने तुम्हारी यूजर्स है, एक बटन क्लिक करा, सबके पास चला गया, तुम्हें कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। ठीक है ना। कैन नॉट यूज बाय इलिटरेट्स, लेकिन मेल को कम पढ़े लिखे लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते। मेल करना थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना, पढ़ा लिखा इन द सेंस ये कि जिसे आदत है, जिसने लिखा है, जिसको आता है, वो लिख सकता है। ओनली मेथड टू रीच, ओनली मेथड टू रीच रिमोट एरियाज, लेकिन ये उन्हीं एरियाज में तो जा सकता है जहाँ जहाँ इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है, या उन्हीं लोगों तो जा सकता है जिन जिन लोगों ने जीमेल बना रखी है। अब मान लो तुमने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोली, ठीक है ना, कोई भी XYZ चैरिटेबल ट्रस्ट है, तुमने कहा जी मैं फ्री में इलाज करूंगी, हाँ ठीक है जी फ्री में इलाज कर रहे हैं। अब तुम्हारे पास जितने भी लोग आ रहे हैं, तुमने कहा जी मुझे आधार कार्ड, आपकी जीमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर चाहिए। अब इलाज कराने तो देखो छोटा बच्चा भी आ सकता है, एक बूढ़ा आदमी भी आ सकता है, एक हम जैसा पढ़ा लिखा भी जा सकता है, ठीक है ना, एक थोड़ा कम पढ़ा लिखा भी आदमी जा सकता है। अब जो पढ़ा लिखा आदमी जा रहा है, उससे तुमने कहा सर मेल लिख दो, उसने तुरंत लिख दी xyz@gmail.com, मोबाइल नंबर इज 1234567899। जो कम पढ़ा लिखा आदमी है या जिसको मेल वगैरह नहीं आती, मोबाइल उसके पास भी एंड्रॉइड, लेकिन उसे पता ही नहीं मेल कहाँ से खुलते। उन्होंने कहा सर आपका आधार कार्ड नंबर, अब आधार कार्ड वो जेब में लेके गया था, उसने दिखा दिया, मोबाइल नंबर मोबाइल उसके पास था, उसने मुँह से वानी बता दिया। और उसने कहा आपकी जीमेल आईडी, अब जीमेल आईडी उसे पता ही नहीं है किसे कहते हैं, तो उसने क्या करा, उसने जीमेल आईडी ना पता होने का कहीं ना कहीं एक मेथड है, ये एक कहीं ना कहीं एरर है, एक कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं, ये कमी है कि हाँ सबको जीमेल चलाना नहीं आता। एक घर में अगर 5 लोग हैं, 5 के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, तो छोटा सा बच्चा 3-4 साल का, उसको नहीं पता उसकी जीमेल क्या है, वो तो तुमने बना के दे दी उसे। ठीक है ना। तो लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम, अब देखो ये रिमोट एरियाज में नहीं जाएगा तो रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा। अब उन एरियाज में जहाँ इंटरनेट की फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, या लाइट बहुत मुश्किल से आती है, या इंटरनेट बहुत मुश्किल से जाता है, तो वहाँ पर देर में जाएगा, फिर वो लोग देर में देखेंगे, या किसी ने मेल देखा नहीं देखा, किसी ने 6 महीने बाद देखा, 2 साल बाद देखा, किसी ने 1 साल बाद देखा, तब वो रिस्पॉन्स कर रहा है, तब तुम्हारे पास टाइम लगेगा। लेकिन जब आप सामने खड़े हो, सामने से बात कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली उससे बात कर सकते हो। ठीक है ना। नो इन्फ्लुएंस ऑन रिस्पॉन्स, कोई भी बंदा मेल पर गलत चीज़ लिखने से कतराता है या डरता है। देखो व्हाट्सएप पे भी कोई किसी को एकदम धमकी या गाली या इस तरह की चीज़ देने में डरता है, क्योंकि उसके पास प्रूफ हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने तेरा। तो मेल को भी कर सकते हैं, हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं उसके खिलाफ अगर वो गलत चीज़ बोलता है। ठीक है ना। रिएक्शन कैन नॉट बी वॉच, ठीक है ना, लेकिन तुम उसमें ना फिजिकल रिएक्शन नहीं दे सकते। अब कोई बंदा लिख रहा है, जोमेटो है मान लो, जोमेटो से तुमने कोई खाना मंगाया, स्विगी से तुमने कोई खाना मंगाया, खाना गलती से जो है खराब आ गया या एक्सचेंज हो गया, तुमने मंगाया था वेज बिरयानी, आ गई मटन बिरयानी। अब तुमने कहा हो ये तो गलत हो गया है, तो गलत बात है, तुमने तुरंत मेल लिखा ये क्या गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है, मैं वेज वेजिटेरियन। नहीं पंडित ना भी हो तो भी बहुत सारे बंदे हैं मुस्लिम जो नहीं खाते, जो वेजिटेरियन है, बहुत सारे हिंदूज हैं जो खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने तुरंत ही लिख दिया भैया मैं वेजिटेरियन बंदा हूँ और मैं तो ये नहीं खाता, ये नहीं खाता, ये नहीं खाता, और तुमने मेरे को ये भेज दिया, मेरा ऑर्डर आईडी है, पैसे इतने लग गए, मुझे अभी रिफंड चाहिए, प्लस ये आगे से कभी नहीं होना चाहिए, या आगे से कभी नहीं होना चाहिए। तुम जैसे ही मेल लिखा, उसमें तुम देख रहे हो बंदे का रिएक्शन नहीं देख रहे, बस वो लिखा हुआ देख रहे हो, लेकिन वो लिखे हुए से भी तुम्हें अंदाजा हो जाता है बंदा कितने गुस्से में होगा। सामने होता तो हो सकता है कि वो तुमसे लड़ पड़ता कि भाई ये क्या है, मुझे नहीं चाहिए, नहीं खाना मुझे, ये कैसे दे दिया तूने, गलती से कैसे आ गया ऑर्डर। अगर तुम रेस्टोरेंट में बैठे हो तब तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम कहोगे भाई ये ले जा तेरा रेस्टोरेंट बंद करा दूंगा, लड़ पड़ेगा तुम्हारे से। मेल इंटरव्यू में तुमने देख लिया, ठीक है ना, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अब इन्वेस्टिगेटर यानी टेलीफोन वाले में क्या फायदा है, रिलेटिवली लो कॉस्ट। मान लेते हैं अब ऐसा पहले तो नहीं होता था और अब तो हो गया, अनलिमिटेड कॉल्स मिल गई है तुम्हें एक बार महीने का रिचार्ज कराओ, 24 घंटे 7 दिन बात करते हो, तुम ले हर कस्टमर को फोन, हेलो सर ये वो आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा। डिसएडवांटेज लिमिटेड यूज, एक लिमिटेड यूज ही कर सकते हो, उन लोगों तक रीच कर सकते हो जिन लोगों का तुम्हारे को फ़ोन मिल रहा है, या जो लोग तुम्हारा फ़ोन उठा रहे हैं, या जो लोग तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं। कई बार आता है हेलो सर लोन लोगे का, नहीं चाहिए यार, हेलो सर ये पॉलिसी नहीं चाहिए यार। लेस इन्फ्लुएंस ऑन रिस्पॉन्डिंग, इसमें भी इन्फ्लुएंस जो है कम हो जाएगा। रिएक्शन कैन नॉट बी वॉच, फोन पे भी आप रिएक्शन नहीं सुन सकते, साउंड सुन सकते हो। कोई बंदा है गुस्से में, तुमने उसे फोन कर सर एक काम करो सर वाइफ के ले लो, अब वाइफ से ही लड़ रहा हूँ तुझे बताता हूँ, रुक जा भी तू, ठीक है ना, तो इस तरीके से हो सकता है। रिलेटिवली हाई रिस्पॉन्स रेट, ठीक है ना, रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा हो सकता है,
क्योंकि तुम ज़्यादा लोगों को फ़ोन कर रहे हो, ज़्यादा लोगों से एक साथ बात कर पा रहे हो और डायरेक्टली उनकी वॉइस सुन रहे हो तो तुम लिखते भी जा रहे हो कि ये चीज़ें। पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रिस्पॉन्डेंट, हो सकता है उसकी जगह कोई और बात कर रहा हो। मैं तुमने फ़ोन करा, हेलो हाँ सर मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ और आप डेली ये चीज़ मंगाते हो, मैंने कहा भाई मैं उसको भाई बोल सर, तो फिर ठीक है आप मेरी उनसे बात करेंगे, तो जब तक वो आएगा नहीं जब तक तुम उससे बात नहीं कर पाओगे, तुम्हें सही रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी या सेकेंडरी डाटा, पहला है कि प्राइमरी डेटा रिफर्स टू द फर्स्ट हैंड डेटा जो मैंने खुद के लिए अपने लिए कलेक्ट करा है, सेकेंडरी किसी और ने कलेक्ट करा है या कहीं और से मुझे मिला है। डेटा होता है रियल टाइम डेटा और सेकेंडरी में पास्ट डेटा होता है। प्राइमरी में मेरे पास रहेगा कि मैंने अभी बनाया अपने लिए, सेकेंडरी में किसी और ने बनाया था मैंने उसका यूज़ करा। प्रोसेस वेरी इन्वॉल्व, इसमें बंदा खुद इन्वॉल्व होता है तो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को देखता है, जांचता है, समझता है, पकड़ता है, हाँ भैया ठीक है मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और इनके बाद में कोई वो जो क्या है फैसला ले सकता हूँ। ठीक है, सेकेंडरी में क्या है, क्यों क्या नहीं ईजी, किसी और का डेटा ने उठाया, कॉपी पेस्ट करा, एक्सेल में डाला, चेक कर लिया। सोर्सेज, सर्वे होता है, खुद जाते हो सर्वे करते हो या सर्वे करवाते हो, ऑब्जर्वेशन खुद ऑब्जर्व करते हो, एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हो, नए नए क्वेश्चंस पूछते हो, पर्सनल इंटरव्यू करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, मेल वगैरह। यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन गवर्नमेंट ने पहले से पब्लिश कर रखा है, वेबसाइट डली हुई है, बुक्स डली हुई है, आर्टिकल डले हुए, इंटरनल रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, तो वहाँ से अब अमेजन एक एक बंदे घर जाके थोड़ी कह रही खरीद लो खरीद लो खरीद लो। उसने क्या करा, उसने गूगल से बोला सर ये बताना कितने लोग क्या क्या खरीदते हैं, कहाँ से, कहा ये लोग इतनी इतनी जगह से ये खरीदते हैं, मैं सबका मुझे डेटा भेज दे, कितने रुपये लेगा, इतने रुपये ले पकड़, इतने रुपये, उन सबका डेटा भेज दे, सबकी जीमेल उसके पास चलेगी। ठीक है ना। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब प्राइमरी डेटा तुम खुद कमा रहे हो, खुद खरीद रहे हो या मतलब खुद जमा करने जा रहे हो, बहुत एक्सपेंसिव बैठेगा भाई। पूरी दिल्ली को ही इन्फ्लुएंस करने के लिए तुम्हारा डेटा बहुत महंगा बैठेगा, बहुत महंगा। और दिल्ली कितनी बड़ी है, हर बंदे तक जाना, पेट्रोल लगेगा नहीं लगेगा, मेट्रो से भी जाओगे पैसा लगेगा नहीं लगेगा। ठीक है ना। और सेकेंडरी डेटा इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल मतलब है कि वो तुम्हारे बजट में आ जाता है। प्राइमरी डेटा में अगर आप देखो तो कलेक्शन टाइम आपका बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि आप पर्सनली जा रहे हो और एक एक बंदे से कलेक्शन ले रहे हो, टाइम ज़्यादा लगेगा। सेकेंडरी में किसी और ने बना रखा है तो टाइम कम लगेगा। शॉर्ट इन द सेंस कि कम हो सकता है, कम हो सकता है लेकिन इतना कम नहीं होगा कि बिल्कुल ही जीरो हो जाए, कम हो सकता है, इतना कम नहीं होगा कि बिल्कुल जीरो हो जाए। स्पेसिफिक यानी ऑलवेज स्पेसिफिक टू द रिसर्चर नीड्स। और ये भी तो हो सकता है प्राइमरी डेटा में कि जो मैं डेटा कलेक्ट करने जा रहा हूँ उस दिन मैं थक गया या मैं किसी का डेटा लिखना भूल गया, मैं किसी तरीके की कोई कमी हो गई उसको, ठीक है ना। और सेकेंडरी में ये हो सकता है मे और मे नॉट बी स्पेक्ट टू द रिसर्चर नीड। मांग रहा हूँ मैं डेटा लाडली योजना के लिए, मांग रहा हूँ मैं डेटा किसी अलग योजना के लिए, मान लेते हैं मिड डे मील वगैरह के लिए या स्पोर्ट्स के लिए, गेम्स के लिए, फुटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए, और मेरे को उसने डेटा उठा के दे दिया फेसबुक का कि ये लोग इतने बच्चे हैं ये ऑनलाइन गेम खेलते हैं। अरे मैंने कहा मुझे फिजिकल गेमिंग वाले चाहिए। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, मोर एंड रिलेटिवली लेस। प्राइमरी डेटा में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे अभी ये कह रही है मैं पेपर दे के आई हूँ, है ना, नीट की कोचिंग के लिए, तो पेपर दे के आने में ऐसे बहुत सारे बच्चों का डेटा बनाया होगा। अब वो डेटा उनके पास प्राइमरी सोर्स पे ये खुद गई है ना फिजिकल, इसमें इसका नाम होगा, इसका फादर नेम, इसका मदर नेम, इसका एड्रेस, इसका मोबाइल नंबर, इसकी जीमेल, तो ये सारा डेटा उनके पास प्राइमरी है, इनके लिए ही है। अगर यही डेटा वो स्कूल से निकालते तो इसके जैसे 1000 बच्चे होते, वो सेकेंडरी डेटा होता। तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें उन्हें देखो बच्चे का नाम, मम्मी का नाम और उसके फादर का नाम मिल जाता, एड्रेस शायद हो सकता है कि स्कूल ना देता या जीमेल आईडी या फ़ोन नंबर स्कूल ना देता, बच्चे का नाम और फादर नेम और मदर नेम इजीली मिल जाता। तो मोर रिलेटिवली प्राइमरी डेटा में तुम्हें ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा एक्यूरेसी में मिल जाता सामान, और सेकेंडरी डेटा में कम में मिलता है। सेकेंडरी डेटा इट रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ डेटा बाय सम एजेंसीज, किसी और से खरीदना, विच इज ऑलरेडी कलेक्टेड द डेटा प्रोसेस, जो पहले से ही प्रोसेस हो चुका था, तोड़ा मरोड़ा जा चुका था, अब तुम्हें मिल रहा है। ठीक है ना, तोड़ा मरोड़ा जा चुका था, अब तुम्हें मिल रहा है। ठीक है ना। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा वही मैंने बताया था, गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक है ना, रिपोर्ट हो सकती है, आर्टिकल हो सकती है, कमीशन हो सकती है, जर्नल हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, खुद की रिसर्च हो सकती है उसमें, तुमने किसी की रिसर्च करी हुई रिसर्च को खुद से पढ़ लिया, ठीक है ना। अनपब्लिश सोर्स, कहीं पब्लिश भी नहीं हुए लेकिन तुमने वो डाटा निकाल लिया कहीं ना कहीं से, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड वाइल ड्राफ्टिंग द क्वेश्चनर, कौन कौन सी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए जब तुम किसी से क्वेश्चन पूछोगे रिलेटेड टू डेटा। पहला, इंट्रोडक्शन एंड पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, पहले अपना इंट्रोडक्शन दोगे और पर्पस बताओगे किस लिए इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। आजकल के उनके प्रैंक वालों की तरह नहीं, कहीं भी गए कुछ भी गए फिर रैप्टे खा रहे हैं, ठीक है ना। आजकल वाले करते हैं ना प्रैंक, तो लोगों ने कूटते हैं, वो वाली वीडियो तो डालते नहीं जिनमें लोगों ने कूटते और गालियाँ देते हैं,
वो बस वहाँ तक के डालते जहाँ पे उन्होंने मजाक करा। एक्चुअली मैंने 7-8 बंदे देखे हैं यहाँ पे आनंद विहार वाले फ्लाईओवर पिटते हुए। 2-3 को तो बहुत ही गंदा मार रखा था, बहुत ही गंदा। यूट्यूबर कह रहा तेरा तो यूट्यूबर मैं बनाऊंगा, इधर आ जा। मतलब मारा उन्होंने लड़कों को बहुत तगड़ी को। रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन रीजनेबल जो तुम्हें पूछना है तुम उसके लिए क्वेश्चन पूछोगे डायरेक्टली, है ना। सी क्वेश्चन शुड बी स्मॉल एंड क्लियर, क्वेश्चन छोटा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, उसमें तुम्हारी बात क्लियर हो जानी चाहिए। क्वेश्चन शुड बी अरेंज लॉजिकली, और वो लॉजिक को फॉलो करता हो, जो चीज़ तुम पूछ रहे हो उसी के बारे में होना चाहिए। ये नहीं तुम जा रहे हो अपने प्रोडक्ट के लिए दूध के बारे में पूछने, जी आपको इंडिया मिल्क कैसा लगा, आप पूछ रहे हो तुम अमूल के बारे में, क्या भाई ये क्या कर रहा है। इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर, पहले से ही पता होता है कि आप ये जवाब दोगे, ठीक है ना। प्रॉपर स्पेस फॉर आंसर, और तुम्हारे पास आंसर लिखवाने के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। अब तुम अगर किसी से डिटेल मांग रहे हो तो तुम 3 से 4 लाइन का स्पेस तो दोगे, ऐसा नहीं कि तुमने छोटा स्पेस दे दिया। क्वेश्चन शुड बी रेलेवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन, जैसा क्वेश्चन होगा वो रेलेवेंट होना चाहिए उस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अवॉइड क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन, इस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए कि जिसमें कैलकुलेशन बंदे को ना करनी पड़े, क्योंकि बहुत सारे बंदे वो नहीं जाते, वो कहते भाई हाँ और ना में जवाब पूछ रहे, इतनी कैलकुलेशन इतनी लिखने का मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। क्रॉस वेरिफिकेशन, जब आप कर चुके हो उसे तो क्रॉस वेरीफाई कर लो कि ये उसी बंदे से तुम्हें आंसर मिला है जिससे तुम्हें मांगना था। द क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बी, ऐसा अजीब लैंग्वेज में तो बिल्कुल, इतनी टफ इंग्लिश नहीं होनी चाहिए कि पढ़ने वाले ही समझ में ना आए, और इतनी टफ हिंदी भी नहीं होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को समझ में ना आए, नॉर्मल और सिंपल लैंग्वेज, ठीक है ना। द क्वेश्चन शुड नॉट बी डबल नेगेटिव लाइक डोंट यू, कभी भी डोंट यू वाली चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, या किसी और की बुराई नहीं करनी चाहिए। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करो, ठीक है ना। द क्वेश्चन शुड नॉट इंडिकेट अल्टरनेटिव आंसर्स, क्वेश्चन के अंदर अल्टरनेटिव आंसर्स नहीं होने चाहिए कि वो बंदा कंपैरिजन बता सकता है लेकिन अल्टरनेट नहीं दे सकता कि ये आंसर नहीं है, ये हो सकता है या ये हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पायलट सर्वे, ठीक है ना, यहाँ से कल पढ़ेंगे पायलट सर्वे, मेथड ऑफ सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम, ऊपर पढ़ रखा है वैसे क्या होता है, एक एक पॉइंट में पढ़ा था, अब इसको हम खोल के एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। तो इस वीडियो में तो नहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते क्या। बाय, थैंक यू।